Hello everyone, this is Ruchi Bhatnagar, your social science teacher, and this is the social science class of class 10th. Before this also we have done a video on the chapter Age of Industrialization, and this is the second part of the chapter. Okay, in the first video we have studied up to the topic the pace of industrial change. I hope you all have understood up to that topic. Now we'll take the remaining chapter or the some more topics of this chapter. Okay, in the concluding part of that paragraph, that is pace of industrial change, you all must have understood that up to that time, that in the mid 19th century, the traditional worker was in a commanding position as compared to the machine operator. That means industrialists were favoring the traditional workers or laborers in place of machine operators. Machine operators को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे इंडस्ट्रियलिस्ट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल वर्कर्स. ठीक है, वो था उसका कंक्लूडिंग पार्ट. नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हैंड लेबर एंड स्टीम पावर. दैट मीन्स हाउ हैंड लेबर वॉज इन अ कमांडिंग पोजिशन एज कंपेयर टू स्टीम पावर. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, विल कवर दीज इन पॉइंट सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट. एंड I would like you to underline the points, underline the headings that I have given in your books, or you can just note down these headings in your copies so that it will be easy for you to make the notes, or you will understand the answers through these headings and you can elaborate these headings while writing the answer. ठीक है, every topic has got a 3-mark question. हर टॉपिक से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो इसको आप ये हेडिंग्स को इलाबरेट करके अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ लेबर. दैट मीन्स कि उस समय पर शॉर्टेज नहीं थी लेबर्स की. देयर वर अबंडेंस ऑफ लेबर जो कि काम करने के लिए दे वर एवर रेडी टू वर्क फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट. जो उसका रीज़न हम पहले भी पढ़ चुके हैं. वाई? बिकॉज एग्रीकल्चरल फील्ड जो ओपन फील्ड्स थे वो डिसअपियर हो रहे थे and the workers were in need of work and therefore they were ready to work at any point of time. Wages were low. अब ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना कि लेबर्स जब बहुत ज़्यादा हैं तो दे वर नॉट इन सच ए पोजिशन दैट दे कैन डिमांड देयर जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वेजेस वो डिमांड कर सकें. सो द वेजेस वर लो. दैट मीन्स द लेबरर्स वर रेडी टू वर्क फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट एट लो वेजेस ऑल्सो. क्योंकि लेबरर्स की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ लेबरर्स है वो कम नहीं है. उनको पता है कि अगर हम डिनाई करेंगे, हम रिफ्यूज़ करेंगे कम वेजेस पे काम करने के लिए तो कोई और कर लेगा. सो दे वर रेडी टू वर्क एट लो वेजेस ऑल्सो फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट. देन द नेक्स्ट थिंग इज मेनी इंडस्ट्रीज वर सीजनल. सीजनल मतलब दे वर ऑपरेटिंग इन सम सीजन एंड दे वर नॉट ऑपरेटिंग इन सम सीजन. बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि पर्टिकुलर सीजन में वर्क करती थी, बाकी सीजन्स में वो उनका काम जो होता था वो बंद होता था. फॉर एग्जांपल द गैस वर्क एंड द ब्रियोरीज. ये वाली इंडस्ट्रीज कैसी थी? जो विंटर में जिनका प्रोडक्शन होता था और विंटर में लेबरर्स को इन इंडस्ट्रीज में खूब काम मिल जाता था. सिमिलरली देयर वर इंडस्ट्रीज लाइक पब्लिशिंग हाउसेज, प्रिंटिंग प्रेसेस which demanded more labor during the time of Christmas. क्रिसमस के समय पर उनको ज़्यादा वर्क होता था उन पब्लिशिंग हाउसेज में और प्रिंटिंग प्रेसेस में. तो उस समय लेबरर्स को वहाँ पर अच्छे से काम मिल जाता था. दे वर इन मोर डिमांड. एंड अनदर एग्जाम्पल इज़ द वर्क ऑफ रिपेयरिंग वर्क ऑफ शिप्स. शिप्स जो होती हैं जिससे ट्रेडिंग होती थी पहले के समय में, तो वो जो शिप्स हैं उनको विंटर में रिपेयरिंग के लिए अवेल किया जाता था, अवेलेबल कराया जाता था. तो उस इंडस्ट्री में भी दैट मीन्स रिपेयरिंग वर्क ऑल्सो रिक्वायर लॉट्स ऑफ लेबरर्स, तो उनको उस सीजन में काम मिल जाता था. तो सीजनल इंडस्ट्रीज थी, इसीलिए वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे दे वर नॉट इन फेवर ऑफ इन्वेस्टिंग मनी फॉर द होल ईयर इन मशीन्स. वो मशीन्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसको बेकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि 6 महीने उन्हें काम करना है और बाकी के टाइम पे काम नहीं करना है. तो वो मशीन्स तो हमेशा उनको मेंटेनेंस चाहिए, उनको केयर करनी पड़ती है, उनके मेंटेनेंस में पैसा खर्च करना पड़ता है. तो जब उनको लेबर्स ईजिली अवेलेबल हैं, लो वेज पर अवेलेबल हैं, देन वाई वुड दे इन्वेस्ट इन द मशीन. तो देयरफॉर जो हैंड लेबर था वो ओवर पावर कर रहा था किसको? स्टीम पावर को. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मशीन मेड प्रोडक्ट्स वर यूनिफॉर्म.
मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो होते थे वो यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज्ड होते थे. दैट मीन्स देयर वर नो इंडिविजुअलिटी इन दोज प्रोडक्ट्स. उनमें कोई इंडिविजुअलिटी यानी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती थी, बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन वर सिमिलर. एक नेचुरल सी बात है ना कि जब मशीन प्रोड्यूस कर रही है थिंग्स, तो वो सभी थिंग्स एक जैसी होंगी, एक ही कलर, एक ही साइज़, एक ही शेप, एक ही डिज़ाइन की चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं. बट इफ़ यू वांट अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, देन यू हैव टू बी रिलायबल, यू हैव टू डिपेंड ऑन द हैंडमेड प्रोडक्ट्स. तब हैंडमेड प्रोडक्ट्स पर जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इन दिस मिड 19th century ब्रिटेन, ओवर 500 टाइप्स ऑफ हैमर्स एंड 45 टाइप्स ऑफ एक्सेस वर प्रोड्यूस्ड. उस समय पर वहाँ पर 500 टाइप्स ऑफ हैमर्स और 45 टाइप्स ऑफ एक्सेस की डिमांड होती थी. तो ये 500 टाइप्स ऑफ हैमर्स अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को मशीन से प्रोड्यूस करना पड़े, तो वो उतनी वैरायटी के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? 500 मशीन्स लगाने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट फिजिबल एट ऑल. इज़ दिस फिजिबल? नो, इट इज़ नॉट फिजिबल. कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इतने सारे मशीन्स नहीं इंस्टॉल करेगा. तो इस चीज़ के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? they will depend on the laborers who will work out and make the range of products. 500 types of hammers जो वो प्रोड्यूस कर पाए, और मतलब कुछ लिमिटेड लेबर से वो 500 टाइप्स ऑफ हैमर्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं. तो जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते थे वो सिमिलर होते थे, इसीलिए जो अगर रेंज चाहिए तो दे हैव टू डिपेंड ऑन द हैंड लेबरर्स. देन हैंड मेड प्रोडक्ट्स सिम्बलाइज क्लास. व्हाट डज दिस मीन? जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे वो बहुत ही रिफाइंड होते थे, बहुत ही क्लासी होते थे, एंड देयरफॉर दे वर प्रेफर्ड बाय द पीपल लाइक द एरिस्टोक्रेटिक पीपल, द एलीट क्लास पीपल, द बर्जुआइज, जो रूलर क्लास लोग होते थे, वेल्दी लोग होते थे सोसाइटी के. वो क्या चीज़ प्रीफर करते थे कि उनकी जो चीज़ है दैट शुड नॉट बी कॉमन. वो कॉमन नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ इंडिविजुअलिस्टिक होनी चाहिए, उनमें कुछ स्पेसिफिक बात होनी चाहिए जो कि नॉर्मल लोगों की चीज़ों से अलग हो. तो दे डेफिनेटली वुड प्रिफर व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स? दे वुड प्रिफर द थिंग्स दैट वर हैंडमेड. तो उनका ये मानना था दैट द मशीन मेड प्रोडक्ट्स आर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज, एंड दे वुड प्रिफर टू यूज़ द हैंडमेड प्रोडक्ट्स. एंड देयरफॉर जो हैंड लेबरर्स थी उनकी जो डिमांड है वो कम नहीं होती थी. ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लाइफ ऑफ द वर्कर्स. ठीक है. अब ये हमने पढ़ लिया कि हैंड लेबर जो था वो ओवर पावर कर रहा था स्टीम पावर को. दैट मीन्स द हैंड लेबरर्स वर इन कमांडिंग पोजिशन. तो इससे आपको ये लग रहा होगा कि लाइफ ऑफ द वर्कर्स वुड बी वेरी स्मूथ, वेरी एन्जॉयबल, क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम है, दे कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी. बट इट वॉज नॉट लाइक दैट. वो ऐसा नहीं था. देखने से हमें लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ें सब कुछ गुडी गुडी हो रहा है, बट एग्जैक्टली व्हाट वाज द पोजीशन? द वर्कर्स हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज एट दैट टाइम ऑल्सो, और वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे. सबसे पहला क्या है? लो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब्स. दैट मीन्स इसको हम रिलेट कर सकते हैं इधर के फर्स्ट पॉइंट से. क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? नो शॉर्टेज ऑफ लेबर, दैट मीन्स एबंडेंस ऑफ लेबर. जब कोई चीज़ एबंडेंस में अवेलेबल है तो क्या होता है? काम तो लिमिटेड है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी जॉब्स मिलने की? कम हो जाएगी. whenever a news of some vacancy or some jobs in the industries reached countryside, then people starts migrating towards the towns. जो लोग थे, जो laborers थे, वो move करना शुरू कर देते थे किसकी तरफ? towns की तरफ. लेकिन जो possibility थी jobs मिलने की वो किनको ज़्यादा होती थी? The possibility of jobs, getting jobs depended on the link, if whether they are having any link or any relation or friend in the industries. अगर कोई उनका खास आदमी या कोई उनका जानने वाला किसी इंडस्ट्री में पहले से ही फैक्ट्री वर्कर है, देन दे हैड मोर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट जॉब. अदरवाइज दे मे हैव टू स्पेंड वीक्स और मंथ्स इन सर्चिंग फॉर द जॉब्स. ठीक है. ऐसा होता था कि उन्हें बहुत हफ्ते या महीने जॉब्स को सर्च करने में बिताने पड़ते थे, एंड देन द लाइफ वॉज वेरी मिजरेबल, क्योंकि वो उनको नाइट्स स्पेंड करनी पड़ती थी स्ट्रीट्स पर, ब्रिजेस के नीचे, या नाइट शेल्टर्स में, नाइट रेफ्यूज में. और ये नाइट रेफ्यूज कैसे होते थे? दे वर
not in a good condition, or we can say that they are not having a good the laborers were not having a good experience for living in the नाइट रेफ्यूजेस, क्योंकि वहाँ पर उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था, उनसे बहुत सारा काम करवाया जाता था. सम ऑफ द नाइट रेफ्यूजेस वेर ऑल्सो मेंटेन बाय द प्राइवेट पीपल, प्राइवेटली ओन्ड भी होते थे, तो वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ ज़रूर प्रोवाइड करते थे. बट अदरवाइज जो गवर्नमेंट के और जो एसोसिएशंस के जो नाइट शेल्टर्स होते थे, दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़. सो द कंडीशन वॉज वेरी मिजरेबल. वो आ तो जाते थे शहर में, लेकिन शहर में जॉब मिलने तक उनकी जो लाइफ थी वो बहुत कठिन परिस्थितियों में गुजरती थी. देन द सीजनैलिटी ऑफ वर्क दैट वी हैव स्टडीड हियर ऑल्सो, कि जो सीजनैलिटी ऑफ वर्क थी वो एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं था, इट वॉज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द लेबरर्स, बिकॉज दे आर अर्निंग फॉर अ few months and the remaining of the year they are sitting idle or they are out of job, right? तो seasonality of work की वजह से they were not earning for the whole year. They are for some months of the year they are having the job, वो काम कर रहे हैं, उनके पास earn कर रहे earnings हैं, but otherwise the whole the remaining year they are sitting, they are unemployed or they are jobless. Now the wages, about the wages part there are some evidences कि wages जो है वो increase हुई थी. There was a nominal increase in the wages of the laborers at that time, but it was not given here what was the relation of those wages with the trade and with the fluctuation of prices in the market. कि उस समय पर जो ट्रेडिंग्स हो रही थी, जो प्राइसेस का फ्लक्चुएशन था, उसका कोई मेंशन नहीं है, जबकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. द वेज रेट जो निकाला जाएगा वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि उसकी वेजेस इनफ है कि नहीं और सब्सटेंशियल है उसको सपोर्ट करने के लिए, सर्वाइवल के लिए कि नहीं है. फॉर एग्जांपल जब नेपोलियनिक वॉर चल रहा था तब क्या था, द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स रोज अप शार्पली, बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हो गए, बट द वेजेस वर द सेम. नाउ द लेबरर्स हैव टू परचेज the more expensive things with the same wages. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, the wage rate was not enough, the wage rate was low and the their wages were not enough to give them proper support for their survival. आ रहा है समझ में. And the second important thing is the period of employment, कि employment का जो उनका period था, that is also a critical criteria for their wages. क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 6 महीने अर्न कर रहा है बट ही हैज़ टू सस्टेन दिस मनी फॉर द होल ऑफ द ईयर, पूरे साल उसको अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो अर्निंग्स हैं उसकी. सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि उसका पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना था. ठीक है, सपोज अ पर्सन इज अर्निंग फॉर 6 months, देन ही हैज़ टू कीप दैट मनी फॉर स्पेंडिंग द नेक्स्ट 6 months ऑल्सो. सो इट वॉज अ वेरी क्रूशियल थिंग कि हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में देखें कि वेजेस जो थे वो इंक्रीज हुए भी थे बट दे वर नॉट एग्जैक्टली फेवरिंग द सर्वाइवल ऑफ द लेबरर्स, राइट. नाउ दिस फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो मशीन्स थी उनकी वजह से उनको ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा. वो अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत ज़्यादा डरते थे बिकॉज देयर लाइफ वॉज नॉट, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द लेबरर्स वॉज नॉट very high and they were meeting their expenses with a much difficulty because they had meager income. उनकी इनकम बहुत मीगर होती थी और वो उनको अपनी एक्सपेंसेस मीट करने के लिए बहुत हाथ पैर मारने पड़ते थे, बहुत बुरी परिस्थितियों से निकलना पड़ता था. तो दे वर वेरी अफ्रेड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. और ये जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट का जो अफ्रेड था, जो उनको डर था अनएम्प्लॉयमेंट से, उसने उनको क्या बना दिया, होस्टाइल टूवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी. होस्टाइल मतलब दे वर नॉट इन फेवर, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे न्यू टेक्नोलॉजी को, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आने से उनकी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी. नेचुरली मशीन्स आ जाएंगी तो बहुत सारे लेबरर्स का काम तो एक मशीन ही कर लेगी. तो इसीलिए दे वर नॉट इन फेवर और वी कैन से दे वर होस्टाइल टूवर्ड्स दिस न्यू टेक्नोलॉजी. अ गुड एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर, और वो क्या है, स्पिनिंग जेनी का example. Spinning jenny was a device which was introduced by James Hargreaves. It's given in your book that James Hargreaves devised a machine in 1764, जो कि कैसी मशीन थी, which was
डूइंग द वर्क ऑफ मैनी लेबरर्स अलोन। वो ऐसी मशीन थी जो बहुत सारे हैंड लेबरर्स का काम अकेले कर सकती थी। यू कैन सी द पिक्चर इन योर बुक, और इस पिक्चर में यू कैन सी दैट बाय टर्निंग अ सिंगल व्हील, एक व्हील है उसको टर्न करके, उसको रोटेट करके वन कैन टर्न मैनी स्पिंडल्स एट द सेम टाइम। बहुत सारे स्पिंडल्स को मोशन में लाया जा सकता है एक ही साथ में, एक व्हील से बहुत सारे स्पिंडल्स जुड़े हुए हैं। तो दैट मीन्स बहुत सारा यान एक साथ स्पन हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये वाली जो मशीन है ये बहुत सारे लोगों का काम तो अकेले ही कर देगी। सो व्हाट इज द पीपल वर वेरी होस्टाइल टुवर्ड्स स्पिनिंग जेनी, और वो उसका हमेशा से उसके अगेंस्ट में थे, और उसको जहाँ जहाँ भी वो लगाई जाती थी वहाँ पर वो रिवोल्ट करते थे, दैट दे वर नॉट इन फेवर ऑफ स्पिनिंग जेनी। एंड वन सच इंसिडेंट वॉज देयर जहाँ पर कि वुलन इंडस्ट्री में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, एंड द वुमेन हु वर हैंड लेबरर्स हु वर स्पिनिंग द वूल विद देयर हैंड्स, दे अटैक्ड दैट इंडस्ट्रीज, और वहाँ पर उन्होंने स्पिनिंग जेनी को तोड़ फोड़ दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। One more thing I forgot to tell you, that in your chapters there are many pictures, and in each picture some caption, below each picture captions are also given. So ये जो pictures हैं ये बहुत important हैं, क्योंकि you know that picture based questions are being introduced in your पेपर फॉर्मेट। पेपर में अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो पिक्चर्स को अच्छे से आपको देखना है, उसको समझना है, और नीचे जो कैप्शंस दिए हुए हैं उनको समझ के उस पिक्चर को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पिक्चर्स देखकर और नीचे जो कैप्शन दिया है उसको देखकर हमें इजीली समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज़ शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऑन पेज नंबर 110 देयर इज़ अ पेंटिंग दी हुई है जिसमें बहुत सारे लोग एक लाइन लगाकर खड़े, नीचे कैप्शन में सारा मेंशन किया हुआ है। तो वो क्या चीज़ है? वो नाइट रेफ्यूजेस में रुकने के लिए लेबरर्स जो हैं वो अपने टिकट ले रहे हैं, एंट्री का वेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेटिंग लाइन बेसिकली, जिसमें शो किया गया है कि बहुत सारे मज़दूर हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ हैं, कुछ अकेले हैं, कुछ अपनी वाइफ्स और बच्चों के साथ में हैं। तो दे आर वेटिंग फॉर देयर एंट्री टिकट इन अ नाइट रेफ्यूज। तो इस तरह के कैप्शंस आपको रीड करने हैं, समझने हैं, एंड इन एवरी बुक एवरी पिक्चर हैज़ टू बी अंडरस्टूड। कोई भी पिक्चर आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है। सो नाउ वी कम टू द एंड वन मोर थिंग इज़ लेफ्ट, कि अभी तक तो ये क्या हो रहा है कि वर्कर्स को काम बहुत मुश्किल से मिल रहा है, बट देयर वॉज सम चेंज आफ्टर 1840s। 1840s में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेज़ी से हुआ, तब क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेज़ी से होने की वजह से द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द वर्कर्स इंक्रीज्ड। उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बढ़ गई। अंडरस्टूड? क्यों बढ़ गए? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, नई चीज़ें बन रही हैं, लाइक ब्रिजेस बन रहे हैं, रेलवे लाइंस एस्टेब्लिश हो रही है, रेलवे लाइंस को एक्सटेंड किया जा रहा है, रेलवे स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, टनल्स डग हो रही हैं। तो बहुत सारा काम लोगों को मिल रहा था करने के लिए, एंड दिस वॉज अ गुड टाइम पीरियड फॉर द वर्कर्स वेयर दे हैड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर अर्निंग्स। ठीक है। So data is also given over here. The number of workers employed in the transport industry doubled in 1840s. ठीक है। 1840s में जो नंबर ऑफ लेबरर्स थे जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनकी संख्या कितनी हो गई? डबल हो गई, एंड इट अगेन डबल्ड इन द सब्सिक्वेंट 30 years. That means by reaching 1870s, this number again doubled. That means a lot of workers are now getting employed. ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लाइफ ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। क्लियर? सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है उसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट विल स्टडी इट इन 2 parts. वन पार्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप, और बेसिकली इन इंग्लैंड, हम बेसिकली इंग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे इसमें। और जो सेकेंड पार्ट है इट डील्स विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया, हाउ इट एमर्ज्ड इन इंडिया, हाउ इट बूम्ड इन इंडिया। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। कॉलोनीज मीन्स जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी, एंड इंडिया वॉज वन सच कंट्री। वी हैव बीन रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर अबाउट 200 years। तो हम लोग उनकी कॉलोनी हुआ करते थे। तो कैसे हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, कैसे डेवलप हुआ, वो सब प्रोग्रेस उसकी हुई, वो सब हम इन सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। राइट?
So the first one is the age of Indian textiles. Indian textiles का युग या Indian textiles का जो समय था. In this topic, you must feel good to know that India was a dominant trader in the international market before the industrialization began in England. England में जब industrialization शुरू भी नहीं हुआ था तब से इंडिया एक डोमिनेंट ट्रेडर था किस चीज़ का, ऑफ द टेक्सटाइल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट. इंडिया का जो फाइन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स थे दे वर इन लार्ज डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज़ थी वहाँ पर भी टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस होते थे बट वो टेक्सटाइल्स कोर्सर टेक्सटाइल्स होते थे, कोर्सर गुड्स होते थे. दैट मीन्स वो मोटा कपड़ा या कोर्स फैब्रिक होता था. बट इंडिया में जो प्रोड्यूस किया जाता था वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता था. इट वाज इन ग्रेट डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट, राइट. सो वहाँ से इंडिया से पंजाब से इट मूव टू सी, अंडरलाइन दीज पॉइंट्स इन योर बुक दैट these finer varieties often came from India. American, Armenian and Persian merchants जो थे वो इसको पंजाब से लेके कहाँ जाते थे, इन अफ़गानिस्तान, इन पर्शिया, सेंट्रल एशिया, यहाँ पर ये ले जाया जाता था थ्रू माउंटेन पासेस एंड अक्रॉस द डेजर्ट्स. डेजर्ट को क्रॉस करके. ये कंट्रीज़ कहाँ हैं, वेस्टर्न पार्ट में है ना, हमारे इंडिया के वेस्टर्न साइड पे आती हैं. दिस पर्शिया, सेंट्रल एशिया एंड अफ़गानिस्तान एंड ऑल. तो यहाँ पर माउंटेन पासेस से और डेजर्ट से होते हुए फाइनर टेक्सटाइल्स को ले जाया जाता था, राइट. सिमिलरली द ट्रेडिंग वाज आल्सो डन, अ वाइब्रेंट सी ट्रेड. वन मोर थिंग, बेल्स ऑफ कॉटन, बेल्स ऑफ टेक्सटाइल्स वर आल्सो कैरिड ऑन द back of the camels and they were via the northwest frontier. Northwest frontier again that जो अब आज के टाइम पे हमारा पाकिस्तान जो है वो हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कंट्रीज़ में आता है. तो वहाँ तक कैमल्स के ऊपर लाद कर ले जाया जाता था, ठीक है. इसके साथ साथ सी ट्रेड भी होता था कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स का. सी ट्रेड मीन्स समुद्र के द्वारा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इसको पहुँचाया जाता था. और यहाँ पर जो मेजर पोर्ट्स थे वो कौन से थे, जो प्री कॉलोनियल पोर्ट्स थे. प्री कॉलोनियल वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे. प्री कॉलोनियल मीन्स जो कि इंडिया जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी नहीं बनी थी तब जो पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे हमारी कंट्री के, उन पोर्ट्स से वाइब्रेंट सी ट्रेड किया जाता था कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स का. इवन वुलन टेक्सटाइल्स वर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. और इनमें जो मेजर इंपॉर्टेंट हैं दे आर सूरत पोर्ट विच इज़ इन गुजरात, विच वॉज इन गुजरात बेसिकली. Then Masulipattnam port which was in the Coromandel coast, and the third one is Hooghly port which is in Bengal, which was in Bengal. तो इन तीनों पोर्ट से ट्रेडिंग की जाती थी इन द नेबरिंग कंट्रीज़. लाइक जो सूरत वाला पोर्ट था वहाँ से ट्रेडिंग की जाती थी टू द गल्फ एंड द रेड सी पोर्ट्स. गल्फ कंट्रीज़ जो है सऊदी अरेबिया, दुबई, यहाँ से इमेजिन द गुजरात साइड ऑफ आवर कंट्री, वहाँ पर सूरत पोर्ट है. सूरत से बाहर वाली कंट्रीज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न बेसिकली जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती थी टेक्सटाइल्स. सिमिलरली जो कोरोमंडल कोस्ट का जो मसूलीपट्टनम है वहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाते थे इन द सेंट्रल जो साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स पर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता था, हुगली से भी और मसूलीपट्टनम से भी. क्लियर. तो ये तीनों पोर्ट्स जो थे ये प्री कॉलोनियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थे इंडियन ट्रेडिंग के लिए बिफोर द कॉलोनियल पीरियड स्टार्टेड. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा इंडिया का डोमिनेशन. नाउ दूसरी चीज़ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट ट्रेड. अ लॉट ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन दीज एक्सपोर्ट्स. कैसे? जो इंडियन मर्चेंट्स थे दे यूज टू गिव एडवांसेस टू द वीवर्स. वीवर्स को एडवांस देते थे, गेट द प्रोडक्शन डन, मतलब प्रोडक्शन के लिए उन्होंने फाइनेंस कर दिया. प्रोडक्शन होने के बाद दे यूज टू कैरी द गुड्स एंड देन दे ब्रिंग इट टू द सप्लाई. ये सप्लाई मर्चेंट्स खिलाते थे जो कि इनलैंड वर्क करते थे और फिर ये पोर्ट्स पर आते थे. पोर्ट्स पर जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं, उनके ब्रोकर्स होते थे. तो उनके साथ नेगोशिएट करके प्राइसेस डिसाइड करके दे यूज टू सेल द
कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स टू दीज बिग कंपनीज, और फिर ये एक्सपोर्ट होते थे दूसरी कंट्रीज़ में। ओके, समझ में आया? एक बार और बताती हूँ क्या चीज़ चल रही थी कि जो इंडियन मर्चेंट्स हैं दे यूज टू गिव एडवांसेस टू द वीवर, दे वर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वीवर्स। उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसका होता था? इंडियन मर्चेंट्स का। मर्चेंट्स वीवर्स को एडवांस देके उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते थे, उनसे वर्क करवाते थे, उनको डिमांड बताते थे कि हमारी को कितनी टेक्सटाइल्स की ज़रूरत है या कितना प्रोडक्शन करना है, वो उनको बताया जाता था और फिर उसी हिसाब से वो उनको एडवांस दिया जाता था। अब वीवर्स ने क्या कर दिया? क्लॉथ वीव कर दिया। वुवन क्लॉथ वाज देन कैरीड बाय द इंडियन मर्चेंट्स। अब ये इंडियन मर्चेंट्स उसको लेकर कहाँ पर आ गए? पोर्ट सिटीज़ में, क्योंकि एक्सपोर्ट कहाँ से होगा? पोर्ट सिटीज़ से होगा ना। तो पोर्ट सिटीज़ के जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो ब्रोकर्स हैं, दे वर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वीवर्स। वीवर्स के साथ किसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है? मर्चेंट्स का। तो ये जो मर्चेंट्स हैं, इनको सप्लाई मर्चेंट्स भी कहते हैं। दीज सप्लाई मर्चेंट्स देन कॉन्टैक्टेड दी ब्रोकर्स। ब्रोकर्स मतलब दलाल, जो बीच में कमीशन लेते हैं और जिनका कॉन्टैक्ट किससे होता है? बड़ी कंपनीज़ के साथ, जो एक्सपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाएंगी, दूसरी कंट्रीज़ में ले जाएंगे। तो ये बड़ी कंपनीज़ के एक्सपोर्टर्स के साथ में ब्रोकर्स कनेक्टेड होते हैं। ब्रोकर्स सप्लाई मर्चेंट्स के साथ जो प्राइसेस होते हैं उसको नेगोशिएट करते हैं, और फिर जो भी बेस्ट प्राइस लगाता है सप्लाई मर्चेंट्स, उसको अपना सप्लाई देकर वो उनको दे देते हैं ब्रोकर को। देन ब्रोकर यूज्ड टू गिव इट टू द एक्सपोर्ट कंपनीज। अपना कमीशन लेके वो उसको एक्सपोर्ट कंपनीज को देता है, एंड देन एक्सपोर्ट कंपनीज ट्रांसपोर्ट दीज प्रोडक्ट्स टू द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर बैंकर्स का क्या रोल है? बैंकर्स का रोल है फिनेंस करना, क्रेडिट करना। तो यहाँ पर बहुत लोकल बैंकर्स जो थे वो बहुत फ्लरिश हो रहे थे, बिकॉज कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें मनी की ज़रूरत होती है, फिनेंसेस की ज़रूरत होती है। तो ये लेना देना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क होता है। अभी भी आप देखोगे कि बिजनेस जो भी सेटअप होता है तो उसमें फिनेंस करवाना पड़ता है, उसको बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है, तो वो कहाँ से लेते हैं? बैंक से लेते हैं, और बैंक उसके बदले में आपसे इंटरेस्ट लेता है। तो लॉट्स ऑफ लोकल बैंकर्स वर फ्लरिशिंग टू इन द पोर्ट सिटीज़। जो लोकल बैंकर्स थे दोज वर ऑल्सो इंडियंस। तो इंडियन मर्चेंट्स, बैंकर्स और इवन वीवर्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम था, बिकॉज एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथली। डिमांड है, वर्क हो रहा है, ईजीली इंडियन मर्चेंट्स वीवर्स से वर्क करवा रहे हैं और फिर उसको सप्लाई कर रहे हैं to the big European, not always European, to the big export houses, and then export houses are exporting it to the outside world. ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा गुडी गुडी हो रहा है. बट वॉट हैपेंड लेटर ऑन बाय 1750s इट स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन. वॉट स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन? दिस नेटवर्क ऑफ इंडियन मर्चेंट एंड बैंकर्स, इट स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन. आगे क्या हुआ कि धीरे धीरे 1750s तक आते आते ये जो नेटवर्क था उसका नेटवर्क था जो बैंकर्स का, मर्चेंट्स का, वीवर्स का, ये ब्रेक होने लगा, नीचे जाने लगा. ठीक है, तो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज द यूरोपियन कंपनीज केम इनटू एग्जिस्टेंस. ये वो टाइम था जब बाहर के देशों तक ये खबर पहुंच गई थी, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उन तक ये बात पहुंच चुकी थी दैट इंडिया इज़ हैविंग इमेंस वेल्थ. यहाँ पर बहुत वेल्थ है, बहुत अच्छा सामान है, टेक्सटाइल्स बहुत अच्छा है. तो दे वॉन्टेड टू कम टू इंडिया एंड डू ट्रेडिंग हियर. बाकी जो भी उनके फ्यूचर प्लान्स थे वो तो अलग बात है, बट दे केम इन इंडिया फॉर ट्रेडिंग. जो इनिशियल पीरियड था उन्होंने किस लिए एंटर किया था इंडिया में? फॉर ट्रेडिंग. सो इन द बिगनिंग दे टुक सम कंसेशंस फ्रॉम द लोकल कोर्ट्स. जो लोकल राजा महाराजा थे उनसे उन्होंने कंसेशंस लिया. धीरे धीरे उनको ट्रेडिंग में कंसेशंस मिलने लगे और आगे चल के उन्होंने क्या कर दिया? मोनोपोली राइट अपना क्लेम करने लगे वो ट्रेडिंग के ऊपर. ठीक है, मोनोपोली राइट मतलब कि वो एक सत्तात्मक अपना अधिकार चाहते थे व्यापार के ऊपर. मतलब उनकी मोनोपोली हो, उनका रूल हो, उनका कंट्रोल हो, उनका मैनेजमेंट हो ट्रेडिंग के ऊपर. तो मोनोपोली राइट वो लोग क्लेम करने लगे. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? देयर वॉज डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट्स. डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट्स. ओल्ड पोर्ट्स कौन से थे? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी. दैट वॉज सूरत, मसूलीपट्टनम एंड हुगली.
तो इनका डिक्लाइन होने लगा। दैट मीन्स वहाँ से जो एक्सपोर्टिंग थी, जो ट्रेडिंग थी, वो कम होने लगी। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो लोकल बैंकर्स थे दे बिकम बैंकरप्टेड, क्योंकि जो जब बिजनेस ही अफेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिजनेस कम हो गया, तो व्हाट हैपेंड, जो ट्रेड पोर्ट्स हैं वहाँ से बिजनेस ही नहीं हो रहा, वहाँ पर एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा, ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है। ठीक है, डेटा इज ऑल्सो गिवन कि इन द लास्ट ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी, इसको भी अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में कि जो 17th सेंचुरी के लेटर ईयर्स थे, उस समय पर जो ग्रॉस वैल्यू था ट्रेड का दैट पासिस थ्रू सूरत वॉज अबाउट 16 मिलियंस। यू कैन इमेजिन कि उस समय पर 16 मिलियन कितना बड़ा अमाउंट होता था। लेकिन 1740s तक आते आते ये अमाउंट कितना हो गया, ओनली 3 मिलियन। डिड यू गेट इट, कि जो हम कह रहे हैं ना कि डिक्लाइन हो गया ओल्ड पोर्ट्स का। कैसे डिक्लाइन हो गया, सूरत जो था जहाँ से लेटर पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी में 16 मिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा था, वो ग्रॉस वैल्यूज़ की 16 मिलियन थी, वो क्या हो गई, वो 1740s तक आते आते 3 मिलियन रह गई। दैट मीन्स द ट्रेडिंग सफर्ड अ लॉट, और वहाँ पर ट्रेडिंग बहुत कम होने लगी। तो लेटर ऑन व्हाट हैपेंड कि जो बैंकर्स थे वो बैंकरप्टेड हो गए। ठीक है, उनका जो था दिवालिया निकल गया, उनके बैंक्स जो थे वो बिल्कुल बंद होने की कगार पर पहुंच गए। और इसके अलावा क्या हुआ, बॉम्बे एंड कैलकाटा ड्रू। बॉम्बे और हम लोकल पोर्ट्स, तो जो ओल्ड पोर्ट्स थे, प्री कॉलोनियल पोर्ट्स थे, वो तो डिक्लाइन हो रहे थे, और जो नए पोर्ट्स थे उन्होंने किन पोर्ट्स को बनाया, बॉम्बे और कैलकाटा पोर्ट्स को। तो इनका जो वर्चस्व था ट्रेडिंग पर वो बढ़ गया, पुराने पोर्ट्स का कम हो गया। So this was again an indicator of the growing power, of the increasing power of the European companies. European companies का पावर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये इसका इंडिकेटर था, क्योंकि वो जो चाहते थे वही हो रहा था। वो चाहते थे बॉम्बे और कैलकाटा कोर्ट जो है वो आगे बढ़े, तो वही हो रहा था। और अभी क्या, जो लोकल जो ओल्ड पोर्ट्स थे वो कम हो रहे थे। ठीक है, नाउ दैट इज ऑल इन दिस। विद मैनी ऑफ द ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस कोलैप्स, और जो सरवाइव करना चाह रहे थे, जो ओल्ड ट्रेडिंग जो कंपनीज थी वो सरवाइव करना चाह रही थी, उनको किनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर सरवाइव करना था, उनको यूरोपियन कंपनीज के बनाए हुए जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उनको एक्सेप्ट करके ही सरवाइव करना था। सो दिस वाज व्हाट हैपेंड विद द इंडियन कंपनीज। ठीक है, समझ में आया कि जो एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स थी शुरुआती दौर में वो बहुत अच्छा था, बट धीरे धीरे जैसे ही यूरोपियन कंपनीज हमारी कंट्री में आई, उन्होंने अपना मोनोपोली ट्रेडिंग राइट इंट्रोड्यूस किया, अपना ट्रेडिंग राइट दिखाने लगे लोगों को, मतलब उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। देन व्हाट हैपेंड, द इंडियन ओल्ड पोर्ट्स डिक्लाइन, इंडियन बैंकर्स बैंकरप्टेड, एंड दोज हु वांटेड टू डू बिजनेस विद those who want to export the things, वो किसके terms and conditions पर काम करने लगे, the European companies. So with this we come to the end of this topic. Our next topic is what happened to the weavers.